आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10वीं की साइंस का लेक्चर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कक्षा 10वीं की साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के अलग अलग टॉपिक हैं। ये जो लेसन है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड या रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड हमने कक्षा 9th में जो पढ़ा हुआ है उसे एक बार रिकॉल करते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा हुआ है हमारे आसपास जो भी तत्व हमें दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो किसमें हो, ठोस अवस्था में हो, तत्व या पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, ये किसी न किसी अणु से बने होते हैं। और अणु किससे बना होता है? परमाणु से। यानी ये जो हमें पदार्थ दिखाई देते हैं वो किसी परमाणु से ही बन सकते हैं और अणु से भी। परमाणु, परमाणु से क्या बनता है? परमाणु से बनता है अणु। ये हमने सीखा हुआ है। परमाणु में परमाणु का नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इसके नाभिक के बाद जो है उसकी कक्षाएं चालू होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं जिस पर ऋणात्मक आवेश यानी ऋण आवेश होता है। परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन की संख्याएं हैं, प्रोटॉन की संख्या वो कहलाती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कहलाती है परमाणु द्रव्यमान। ये हमने पढ़ा हुआ है। हर पदार्थ किसी न किसी परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, यानी उसमें परमाणु होते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो परमाणु हैं ऑक्सीजन के, इन दोनों से मिलकर बनता है O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। या हम देखें H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ये दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना है। तो ये परमाणु से किसमें चेंज हो गया? अणु में। और ये अणु किसका है? ये अणु है जल का। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें इसी तरह किसी पदार्थ का कोई अणु या परमाणु जो है वो भाग लेते हैं और आपस में जो है क्रिया करते हैं और कोई नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसमें एक अभिक्रिया हुई है किसके बीच? मैग्नीशियम परमाणु के बीच और ऑक्सीजन के बीच। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई, उससे हमें एक उत्पाद मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जब वो अभिक्रिया करने के बाद जो भी पदार्थ बनाते हैं उसे कहेंगे उत्पाद। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है इससे हम दोबारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को नहीं बना सकते, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी इसके जो गुण होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के, इसके गुण जो है इनसे अलग होंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अलग होंगे। पर अगर कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें हम उत्पाद से जो अभिकारक हैं उनको बना सकें तो वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं, वो कहलाएगी भौतिक अभिक्रिया। तो यहाँ हम उत्पाद से अभिकारक को नहीं बना सकते, लेकिन हम बर्फ से
जल को बना सकते हैं, पानी को, और पानी से दोबारा बर्फ को बना सकते हैं। तो ये अभिक्रिया होगी क्या? भौतिक अभिक्रिया। इसमें जो है इसकी भौतिक अवस्थाएं आपस में चेंज हो रही हैं और हम अभिकारक से उत्पादी बना सकते हैं और उत्पाद से अभिकारक को दोबारा बना सकते हैं। तो ये भौतिक अभिक्रिया कहलाएगी। और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद से अभिकारक को दोबारा नहीं बना सकते। अब हम दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन होता है मनुष्य के पेट में। तो मनुष्य के पेट में एक HCl होता है जिसकी मदद से जो भी भोजन मनुष्य खाता है वो रिएक्शन करता है उस भोजन के साथ, जिससे भोजन क्या है, भोजन का पाचन हो पाता है। तो यहाँ भी एक क्या है, एक अभिक्रिया हो रही है HCl और आपने जो भोजन खाया है उसके बीच। दूसरा जो है श्वसन। आप जो है सांस लेते हो, मनुष्य जो है सांस लेता है, सांस में क्या लेगा, वो ऑक्सीजन लेगा। श्वसन में जो भी हम खाना खाते हैं, खाना से हमें मिलता है ग्लूकोज। तो ये जो है वो ग्लूकोज है। और जब हम सांस लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन को। तो जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है जिसे हम बाहर छोड़ देते हैं, और जल को बनाता है। जल को हमारा शरीर जो है वो ग्रहण कर लेता है और इसके साथ जो है ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। ये ऊष्मा जाती है हमारी कोशिकाओं के पास, और जब कोशिकाओं को ऊष्मा मिलती है तो वो काम करती है। तो यहाँ भी क्या हो रही है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। श्वसन में हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है ग्लूकोज के साथ, और इससे हमें इन दोनों अभिकारकों की क्रिया से हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है जिसे बाहर छोड़ते हैं, और जल मिल रहा है जिससे हमारा शरीर जो है वो ग्रहण कर लेता है, और ऊष्मा मिल रही है जो कहाँ पे जा रही है, जो जा रही है हमारी कोशिकाओं के पास। तो इस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हमें अपनी दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। तो लोहे को जब हम छोड़ देते हैं और जब उसमें कोई आर्द्रता वाली नमी लग जाती है या पानी लग जाता है तो लोहे पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। यानी लोहा जो है किससे क्रिया करेगा, लोहा जो है पानी से क्रिया करेगा। या फिर हम मैग्नीशियम फीते को जलाते हैं, या फिर दही का बनना। दही जो है दूध से बनता है, दूध से एक बार दही बन जाएगा, लेकिन दही से हम दोबारा दूध को नहीं बना सकते। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा हुआ है। अब उस रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको कागज पर दर्शाना है तो उसके लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण में हम जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिकारक हैं, और उनसे जो उत्पाद बन रहा है, उनके नाम के द्वारा उन्हें हम दर्शा सकते हैं, या फिर उनके सूत्रों द्वारा उन्हें दर्शा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अभिकारक हैं। इनसे इन दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया की तो क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो हम एक तो इस तरह से दर्शा सकते हैं, या फिर हम इन्हें इस तरह से दर्शा सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इन्होंने क्रिया की तो क्या बना, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। इस रासायनिक समीकरण में हम इनकी भौतिक अवस्था को भी साथ में लिख सकते हैं। भौतिक अवस्था जैसे कि ठोस, द्रव, द्रव को जरा और तोड़ना है तो जलीय, और गैस। इनके सिंबल क्या रखते हैं, ठोस के लिए गैस, द्रव के लिए लिक्विड, जलीय के लिए AQ, गैस के लिए S। और अगर कोई अभिक्रिया किसी फिक्स ताप, दाब या उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है
तो उसे हम इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। उत्प्रेरक यानी जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है पर वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ताप, दाब और जो उत्प्रेरक हैं वो हम कहाँ पे तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है या निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ये भी हमने अभी देखा। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करती है। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है, मान लीजिए आप कोई अभिक्रिया कर रहे हो, हमने एक गिलास लिया, उसमें लिया पानी और नमक, तो हम दोनों के बीच में क्या करवाएंगे? अभिक्रिया करवाएंगे। मान लो तो पानी जो हमने लिया कितना? 1 kg और नमक भी ले लिया 1 kg मान लो। तो ये दोनों क्या है? अभिकारक। इनसे क्या बनेगा? एक उत्पाद बनेगा। तो जो उत्पाद बनेगा उसका वजन ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए ये पूरा उत्पाद बन गया नमक में जो है और पानी में नमक घुल गया। अब ऐसा हो सकता है क्या? नमक का वजन कितना था? 1 किलोग्राम और पानी का कितना? 1 किलोग्राम। दोनों का कितना हो गया? 2 किलोग्राम। तो ऐसा हो सकता है क्या इन अभिकारक से जो उत्पाद बना इसका जो वजन है वो 5 किलोग्राम हो जाए या फिर सिर्फ 1 किलोग्राम ही रह जाए? तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जो वजन क्या रहेगा? इसका वजन भी 2 किलोग्राम ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान की ना तो वृद्धि होती है और ना ही हानि होती है। यही बात कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस वजह से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। Fe यानी लोहा की जो अभिक्रिया है वो H2O यानी पानी से हुई है, उससे हमें जो है उत्पाद मिले हैं। ये उत्पाद मिले हैं Fe2O3 और H2, और ये थे अभिकारक। अब इससे ये देखिए, हमने एक परमाणु किसका दिया? आयरन का, 2 दिए हाइड्रोजन के और 1 दिया ऑक्सीजन का। इसकी जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए अभिकारकों में संख्या। जो हमारा एक परमाणु किसका? आयरन का, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन की। लेकिन अभिक्रिया होने के बाद देखिए हमारे पास जो है आयरन के कितने परमाणु आ रहे हैं? 3, और हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4। तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई? इसमें यहाँ पे वृद्धि हो रही है कितने की? 2 की वृद्धि हो गई। 2 आयरन के परमाणु बढ़ गए, हाइड्रोजन के तो सेम है, ऑक्सीजन के 3 बढ़ गए। तो जब हमने इतने परमाणु दिए ही नहीं थे अभिक्रिया में तो इतने आ कहां से गए? तो इस कारण से इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। संतुलित करने के लिए बस इतना है, इतना देखना है कि जितने परमाणु यहाँ पे हैं लेफ्ट हैंड साइड हैं, यानी अभिकारक के पास हैं जितने परमाणु, उतने ही हमें राइट हैंड साइड उत्पाद में भी चाहिए। इसके लिए हम किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं इनमें। तो हम संतुलित कैसे करेंगे? देखिए, पहले समीकरण था, पहले समीकरण हमारे पास ये था, ये वाला। उसके बाद हमने संतुलित इसे इस तरह से करेंगे। अगर इसे संतुलित करना है तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 1 परमाणु है और हमारे पास आ कितने रहे हैं?
यहाँ पे 2। तो हम जो है उत्पाद में जितने परमाणु हैं उनके हिसाब से करते हैं। हमें कितने चाहिए? आयरन के परमाणु 2, और यहाँ पे हमें पास सिर्फ 1 है तो इसको 2 कर दें, तो ये यहाँ पे 2 हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। उसके बाद हम किसको देखेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारे पास सिर्फ 1 परमाणु था और हमें यहाँ उत्पाद में कितने? 3 चाहिए। अब इसको उत्पाद में कम तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभिकारक में परमाणु को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो अब ये कितने हो गए? 3। ये हो गए 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ये दोनों हो गए। अब हमें ऑक्सीजन इसके बाद हमें हाइड्रोजन हम यहाँ पे मिल रहे हैं 2, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए? पहले तो 2 ही थे, लेकिन अब 3 और 2, इन 3 और 2 का गुणा होता है, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो अब यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा कर देंगे। हमें 6 चाहिए ना, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए सब संतुलित है। 2 आयरन यहाँ पे हैं, 2 आयरन यहाँ पे भी हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। हमारा समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। तो इस तरह से हमें समीकरण को संतुलित करना है। अब इसी अभिक्रिया में हम इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाएंगे। जैसे जो लोहा था, आयरन, वो किस में था? सॉलिड स्टेट में, यानी कठोर अवस्था में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोष्टक में S। और जो हमारा जल है वो हमने किस में यूज किया है? गैस के रूप में यूज किया है। हमने यहाँ पे लिक्विड के रूप में यूज नहीं किया है, ना ही जलीय जलीय के रूप में यूज किया है। हमने किस में किया है? हमने किया है गैस के रूप में। यानी लोहे की क्रिया हम जब जल से करवाएंगे जो कि किस में हो? गैस के रूप में हो, तब हमें क्या मिलेगा? Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन किस में होगा? गैस में होगा। तो इसके साथ हम इसकी भौतिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया देख ली, रासायनिक समीकरण देख लिया, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीख लिया है। अब हम देखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी अभिकारों की संख्या कितनी हो? या तो 2 हो या 2 से अधिक हो, और जब वो दोनों मिलकर एकल यानी एकल का मतलब है एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ए और बी 2 अभिकारक हैं, और एक सी जो है क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण में कोयले का दहन। कोयले के दहन में यहाँ पे हमने कार्बन लिया जो कि सॉलिड स्टेट में था, और ऑक्सीजन लिया जो कि गैस के फॉर्म में था। इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यानी कि हमारे पास जो अभिकारक थे वो कितने थे? 2, और उत्पाद बना 1। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। नीचे देखें जल का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस थी, दोनों का जो मिलन हुआ तो क्या बना? H2O, जो कि किसमें बना? लिक्विड में बना। तो यहाँ भी क्या थी? उत्पाद कितने थे और अभिकारक कितने थे? 2, और उत्पाद बना 1। अभी जरूरी नहीं है कि हर बार जो अभिकारक 2 हो सकता है कभी 3 हो अभिकारक, लेकिन उत्पाद जो बनेगा वो 1 ही बनेगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे तीसरा जो है बिना बुझा हुआ चूना। हम जब लेते हैं CaO, इसको जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, ये तो हमें सॉलिड स्टेट में आता है, इसको जब पानी के साथ मिलाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उससे बुझा हुआ चूना बनता है, और साथ में इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, ये है उत्पाद के साथ ऊष्मा बाहर निकले, क्या निकले? पहले उत्पाद बनेगा, उत्पाद के साथ ऊष्मा जो है बाहर निकले या उत्सर्जित हो, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी वजह से जब आप चूने को, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? चूने का है।
ये बिना बुझा हुए चूने को जब आपने किसी पात्र में रखते हो, बिना बुझा हुआ चूना डालते हो और उसमें डाल देते हो पानी, तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो जो ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, उसके वजह से जो भी पात्र में आप इस अभिक्रिया को करते हैं वो कैसा हो जाता है, ऊष्मा की वजह से गर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या हो, ऊष्मा उत्सर्जित हो, वो उत्पाद प्लस ऊष्मा, उत्पाद के साथ क्या हो, ऊष्मा बाहर निकले या उत्सर्जित हो, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, प्राकृतिक गैस का दहन CH4, इस गैस को जब हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस के फॉर्म में मिला, और साथ में मिला H2O जो किसके फॉर्म में मिला, गैस के फॉर्म में मिला, और इसके साथ क्या हुई, ऊष्मा जो है बाहर निकली। तो ये जो अभिक्रिया हुई कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिर्फ इतना देखना है, उत्पाद है ये, उत्पाद के साथ क्या ऊष्मा बाहर निकल रही है, ये हो गया उत्पाद, ये पूरा उत्पाद हो गया उत्पाद, इसके साथ क्या हुई, ये ऊष्मा बाहर निकल गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। इससे पहले भी हमने देखा था बिना बुझे हुए चूने की जब अभिक्रिया कराते हैं पानी से तो बुझा हुआ चूना उत्पाद के रूप में और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। अब देखते हैं शोषण। शोषण भी जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज, जो कि हमारे शरीर में होता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, जो कि गैस के फॉर्म में होता है, और जो ग्लूकोज है जो वो जलीय फॉर्म में होता है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे हम क्या कहते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, इसे हमारा शरीर बाहर छोड़ देता है। साथ में जल बनता है, जल हमारा शरीर जो ग्रहण कर लेता है, और साथ में जो ऊष्मा बनती है वो ऊष्मा कहाँ चली जाती है, ये ऊष्मा चली जाती है हमारी कोशिकाओं के पास, जिससे हमारी कोशिकाएं जो शरीर की वो काम करती हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो पूरा है ये क्या है, ये है उत्पाद प्लस ये ऊष्मा आ गई, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल उल्टी है किसकी, संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया क्या आती है हमारे पास, A प्लस B प्लस C, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे थे, एक उत्पाद बना रहे थे। ये बस इसकी उल्टी है। अब इसमें क्या होगा, एक अभिकारक है, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा, तो ये कौन सी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इस तरह से याद रख सकते हैं, वियोजन यानी वियोग होना, संयोजन यानी संयोग यानी जुड़ना, वियोजन यानी टूटना, इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये सब किसमें होगा, अभिकारक में। संयोजन यानी अभिकारक जुड़ेंगे और एक उत्पाद बनेगा, और वियोजन यानी एक जो है अभिकारक वो टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। अब वियोजन जो है वो कई तरीके से हो सकता है, जैसे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। उदाहरण के लिए देख लीजिए, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को जब हमने ऊष्मा दी, क्या दी, सिर्फ ऊष्मा दी, ऊष्मा देने से क्या हुआ, ये क्या था, ये था एक अभिकारक, एक ही था, इसे सिर्फ क्या मिली, ऊष्मा मिली, तो क्या हुआ, ऊष्मा मिली तो ये फेरिक ऑक्साइड में टूट गया। पहले इसका रंग कैसा था, हरा रंग, और फिर बाद में इसका रंग कैसा हो गया, भूरा। किसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से। तो एक अभिकारक, और यहाँ पे हमारे उत्पाद कितने हो गए, 1 2 3, यानी एक अभिकारक और उससे कितने उत्पाद बने, 3। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ये हुई वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें नीचे देखिए, ये है चूना पत्थर, किसमें है, ये सॉलिड अवस्था में है। इसमें देखिए पहले एक है हमारे पास अभिकारक, और उससे उत्पाद कितने बन रहे हैं, 2, ये 2 उत्पाद बन रहे हैं, तो एक से बन रहा है 2।
एक अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। चूना पत्थर को क्या मिली? ऊष्मा, ऊष्मा की वजह से बिना बुझा हुआ चूना बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या देखा है कि ये किसकी उल्टी होती है? संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। यहाँ पे एक अभिकारक जो है टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना देता है? उत्पाद बना देता है। तो ये कौन सी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब वियोजन जो है कई रूप में हो सकता है, ऊष्मीय वियोजन, यानी इसमें ऊष्मा की वजह से जो है वियोजन होगा। अगर हम देखें तो ये हमने देखा था फेरस सल्फेट को ऊष्मा मिली तो क्या बना? ये एक था, क्या था? एक अभिकारक था। इससे हम देखिए कि एक दो तीन, तीन हमें क्या मिले थे? उत्पाद। तो एक अभिकारक से तीन उत्पाद मिल गए। कौन से अभिक्रिया? वियोजन। किसकी वजह से हुआ? ऊष्मा की वजह से, तो ऊष्मीय वियोजन हो गया। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर को ऊष्मा मिली तो ये बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। एक अभिकारक से ऊष्मा की वजह से क्या हुआ? दो उत्पाद मिल गए। तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन तो ये है ही। उसके बाद विद्युत वियोजन। अभी ऊष्मा की वजह से वियोजन हो रहा था, अब किसकी वजह से होगा? विद्युत की वजह से। तो देखिए पहले जल था हमारे पास, जल को में हमने क्या? विद्युत धारा प्रवाहित की, उससे क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। एक हमारे पास था अभिकारक, उससे हमें क्या मिले? दो उत्पाद। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत धारा की वजह से। तो ये कौन सी हो गई? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब ये देखिए, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं इसमें अभिक्रिया हो रही है। तो ये क्या था? ये था हमारे पास जल, पानी। पानी में हमने विद्युत धारा को प्रभावित कर दिया इस बैटरी के द्वारा। ये बैटरी है 6 वोल्ट की, इसमें इसके द्वारा विद्युत धारा यहाँ पे जा रही है इस पानी में जा रही है विद्युत धारा। तो इसमें दो परख नलियां लगी हैं। एक में हमारी क्या? ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है और एक में हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही है। अब इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन का जो लेवल है वो कम, हाइड्रोजन कम इकट्ठी हो रही है, ऑक्सीजन ज्यादा इकट्ठी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, वन मिनट, इसमें जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो है ये ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन की जगह आएगा ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होगा? आप खुद यहाँ पे देखिए। हमारे पास क्या है? जब जल बनता है तो H2O, यानी दो हमें चाहिए हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो है वो कम लग रही है और हाइड्रोजन ज्यादा लग रही है। तो हाइड्रोजन ज्यादा लग रही है तो हाइड्रोजन की जो परख नली है हाइड्रोजन ज्यादा भराएगी और ऑक्सीजन क्या भराएगी? कम भराएगी। इसलिए यहाँ पे जो कम नली है, है जिसमें गैस, वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन की। और जिसमें ज्यादा है वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन की। अब देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। अब नाम से ही दिख रहा है प्रकाशीय वियोजन, यानी जो वियोजन होगा वो किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश की उपस्थिति में। अब यहाँ पे देखिए हमने सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को, जो कि सॉलिड अवस्था में था, उससे सूर्य के प्रकाश के रूप में हमने उसका वियोजन किया। तो हमारे पास ये वियोजन अभिक्रिया है। तो एक क्या होगा? एक तो अभिकारक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे। तो इससे हमें क्या मिला? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एक तो सिल्वर मिल गया और क्लोरीन मिल गया। और तो हमें कितने मिल गए? दो, दो मिल गए उत्पाद। कौन सी अभिक्रिया हो गई? प्रकाश वियोजन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण हो रही है ये अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे नीचे है AgBr, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने, जबकि अभी तीर के ऊपर लिखा है तो या तो ताप होगा, दाब होगा, या फिर उत्प्रेरक होगा। सूर्य का प्रकाश, तो इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है। तो इससे हमें क्या मिला? Ag मिला और Br2 मिला। तो एक उत्पाद से कितने मिल गए? दो अभिकारक, सॉरी, एक अभिकारक से दो उत्पाद मिल गए। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में हो रही है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो कौन सी हो गई? प्रकाशीय वियोजन होगी। अब हम देखेंगे कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देखी थी।
इसका मतलब ये था कि उत्पाद प्लस ऊष्मा, यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया कहलाती है। ये उसकी उल्टी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने जो ऊपर जितनी भी अभिक्रियाएं देखी हैं, कौन सी अभिक्रिया? वियोजनवादी, जैसे प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन, उसके बाद हमारी ऊष्मीय वियोजन। इन सब में क्या किया है हमने? हमने एक अभिकारक को ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश की उपस्थिति में उसको तोड़ा है। तोड़ा है तो क्या हुआ? प्रकाश, जो ऊष्मा थी, इनकी उपस्थिति का मतलब ये कि ऊष्मा जो है ये क्या है? अभिकारक। इस सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा आएगी उसका क्या करेगा? उसे ग्रहण करेगा, उसकी वजह से ये टूट जाएगा और ये दो या दो से ज्यादा क्या बना देगा? उत्पाद। तो इसने क्या किया? ऊष्मा शोषी में ऊष्मा जो है ग्रहण की जाती है, जिसकी वजह से कोई अभिकारक टूटता है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। उसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित यानी अलग कर देना, विस्थापन होना। अब मान लीजिए जैसे ये अभिक्रिया है, ये परख नली में क्या भरा हुआ है? लोहे की कील है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इसमें क्या होगा? धागे से ये कील यहाँ पे लटकी हुई है। इसमें लोहे की कील किससे बनी है? आयरन से, जो किसकी सॉलिड अवस्था में, और कॉपर सल्फेट का विलयन जलीय है। जब ये इनके बीच अभिक्रिया होगी तो जो लोहे की जो कील थी उसके साथ क्या होगा? उसके साथ इससे ये हुआ कि आयरन के साथ जो है वो SO4 आ गया, यानी अब ये आयरन सल्फेट हो गया, और जो कॉपर था वो अलग हो गया। कॉपर किसके साथ था? कॉपर था SO4 के साथ, कॉपर सल्फेट था। तो ये विलयन था एक। इस विलयन से कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया कि विस्थापन हो गया इसका, इस कॉपर का विस्थापन हो गया है। पहले ये किसके साथ था? इसके साथ, SO4 के साथ था। ये एक विलयन था, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब इस विलयन से जो कॉपर था वो अलग हो गया, तो कॉपर अलग हो गया, विस्थापन हो गया इसका। तथा इस विलयन में क्या नहीं था? इसमें आयरन नहीं था, तो और इस विलयन में क्या आ गया? ये आ गया, आयरन आ गया। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो अपने विलयन कॉपर सल्फेट से अलग हो गया, कॉपर का विस्थापन हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाई? ये कहलाई विस्थापन अभिक्रिया। और इससे क्या हुआ? देखिए, जो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा था? पहले था नीला, और जैसे ही अभिक्रिया होगी तो इसका जो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा। ऐसा इसलिए होगा कि लोहे की कील पर जो है, जो कॉपर जो अलग हुआ है वो इस कील पे जम जाएगा, जिसकी वजह से अब कॉपर तो अलग हो गया, अब इसकी जगह क्या आ गया? लो आयरन आ गया। आयरन आने की वजह से इसका जो कलर था वो पहले नीला, कैसा हो गया? हरा हो गया। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन, जैसे हमने लोहे को डाला था, ऐसे जिंक को डाली कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिससे क्या होगा? जिंक जो है वो विस्थापित कर देगा किसको? कॉपर को अलग कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो कॉपर का विस्थापन तो हो गया, लेकिन कॉपर की जगह किसने ले ली? जिंक ने ले ली यहाँ पे। तो ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मान लीजिए कोई यौगिक है, पहला ए, उस पर कोई प्लस चार्ज है, प्लस हमने ये अभिकारक हो गया, फिर बी है, उस पर माइनस चार्ज है। अब ये दोनों जो क्या करेंगे? ये अभिक्रिया करेंगे, इनने ए भी बना दिया मान लो। ये जो हुआ है वो किसकी वजह से? इनके ऊपर जो आयन है इनमें अभिक्रिया हुई है, मतलब इनके आदान प्रदान से जो है वो ए और बी जो यौगिक हैं वो जुड़ गए हैं आपस में, इन आयनों की वजह से जुड़ गए हैं। जिसको कमी थी
उसने जो है इलेक्ट्रॉन ली। इनका मतलब ये प्लस और माइनस का मतलब ये, एक के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे के पास जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिससे वो है ये जो यौगिक हैं आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं, इस तरह से जो परमाणु के बीच में बॉन्ड बन जाता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। किस कारण होती है? आयनों के आदान प्रदान के कारण जो है ये अभिक्रिया होती है। इसके लिए ये आप सूत्र लिख सकते हैं, क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इनकी अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब ये होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, या फिर जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए। ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाए और जो हाइड्रोजन है उसकी कमी हो जाए। इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तब भी हम उसे उपचयन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो गई तब भी हम उसे उपचयन करेंगे। जैसे ये देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिला, तो पहले कार्बन अकेला था और ऑक्सीजन अलग था, ये क्या थे? दो है। दो क्या है? दो है अभिकारक। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अब देख के पता चल रहा है ये कौन सी अभिक्रिया है? यह संयोजन अभिक्रिया है। तो इसमें हुआ क्या है, जब ये दोनों मिले तो किसकी वृद्धि हो गई? ये दोनों मिल गए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले इसके साथ नहीं था ना, कार्बन के साथ, लेकिन फिर ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो ये कौन सी? उपचयन हो गया, उपचयन हो गई। अब ऐसे ही इसमें देखिए, Cu के साथ का ऑक्सीजन नहीं था और इसमें उत्पाद में क्या आ गया? इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी इसमें वृद्धि हो गई, Cu में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो कौन सी अभिक्रिया? उपचयन हो गई। अब यहाँ पे देखिए CuO प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें जो हाइड्रोजन है इसके साथ पहले ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ उत्पाद में हमें इसके साथ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या हुई? वृद्धि हुई, तो ये कौन सी? उपचयन हुई। अब हम देखेंगे अपचयन। अपचयन इसका उल्टा है सीधा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए? हानि हो जाए, या फिर किसी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑक्सीजन की हानि अपचयन में, और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि। जैसे कि ये देखिए, इस अभिक्रिया में देखो तुम, तो CuO, इसमें पहले ऑक्सीजन थी और बाद में इसके साथ पहले ऑक्सीजन थी, बाद में उत्पाद में जब ये आया तो इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया? अपचयन। यानी कि इसका अपचयन यानी कि इसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या हुआ? अपचयन। और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन था और इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी और इसके साथ ऑक्सीजन आ गई, तो इसमें क्या हो गई? वृद्धि, तो ये हो गई अपचयन। यानी इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों आ गई, तो इस अभिक्रिया को आप दोनों के लिए लिख सकते हो, उदाहरण के लिए उपचयन और अपचयन। और ये जो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी आ जाए और अपचयन भी आ जाए, उसे हम कहेंगे रेड क्रॉस। क्या कहेंगे? रेड क्रॉस अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा हो अपचयन भी हो रहा हो, उसे हम रेड क्रॉस अभिक्रिया कहेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हैं, इसे रेड क्रॉस अभिक्रिया कहते हैं। अब जो है हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव देख लेते हैं। जैसे कि संचारण। संचारण का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु ऑक्सीजन आर्द्रता की मतलब ऐसा है जब जो हवा में थोड़ी क्या होती है? नमी, उसे कहते हैं आर्द्रता। ऑक्सीजन आर्द्रता या कोई किसी अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है। जैसे कि लोहा है, लोहा जब पानी के साथ मिलता है या नमी के साथ मिल जाता है, नमी उस पर पड़ जाए, तो लोहा में क्या होता है? उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। लोहा किसके साथ क्रिया कर लेगा?
अब जो जो नमी जो हवा है, हवा में क्या ऑक्सीजन तो होगा ही, तो ये जो क्रिया कर लेगा किसमें, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इसकी ऊपरी परत जो है, ऊपरी परत में जंग लग जाएगी, सबसे पहले ऊपरी परत में जंग लगेगी। तो इसमें इसे क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत लेपन या पेंट करके संक्षारण से वस्तुओं को बचाते हैं। अब जो लोहा है, लोहे पे हम किसी का पेंट कर दें, मान लो हमने पेंट कर दिया ये लोहे के अंदर, तो अब जो हवा है, हवा डायरेक्ट उससे लोहे के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगी, ये तो किसके कांटेक्ट में आएगी, ये आएगी पेंट से। और पेंट में थोड़ी ना जंग लगेगी, पेंट किसके साथ क्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करेगा। क्रिया कौन करता, आयरन करता। आयरन को तो हमने ढक दिया, किससे, पेंट से ढक दिया, तो पेंट किसके साथ नहीं क्रिया में आ पाया, किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, तो उसके साथ क्रिया होगी नहीं, क्रिया नहीं होगी तो जंग नहीं लगेगी। तो ऐसी ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे हम, संक्षारण कहेंगे। अब देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जब कोई वसा युक्त या तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें क्या हो रहा था, इसमें किसी धातु की ऊपरी सतह खराब हो रही थी, किसी संपर्क में आने से, वायु की संपर्क में आने, या नमी नमी जिसमें आर्द्र, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं। अब विकृत गंधिता का मतलब ये है कि जब कोई आप खाने की वस्तु को रख देते हो, जैसे आपने कोई खाना बनाया और उससे आपने रख दिया, ऐसे ऐसे रखोगे तो उसमें क्या होगा, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो क्या होगा, इस खाने में पहले, जैसे मान लीजिए खाना है, खाना ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होगी तो क्या होगा, उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा तो क्या होगा, ये खाना जो है वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो इसकी जो गंध है वो कैसे आने लगती है, जब खाना खराब हो जाता है, खट्टी इसकी जो है वो गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी कैसा हो जाता है, खट्टा। इससे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब इनको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, देखिए ये खाना जो है कब खराब हो रहा है, और जो हमारे जो लोहे पर जंग कब लगी थी, जब ये ऑक्सीजन के किस में आ रहे थे, संपर्क में आ रहे थे, या नमी के संपर्क में आ रहे थे, या पानी के संपर्क में आ रहे थे, है ना। मेरा मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन थी, उसके संपर्क में आ रहे थे, तब ये खराब हो रहा था। अगर हम इनको संपर्क में आने ही ना दे, तो मान लीजिए आपने खाने को ऐसी जगह पर रखा है जहां पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती, आपने एक ऐसे आपने ये जो खाना है आपका, आपने एक इंच पॉलीथिन में डाल दिया है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब बाजार से कोई सामान जब लेते हैं, बाजार से मान लीजिए चिप्स, आपने चिप्स का पैकेट लिया, तो जो चिप्स का पैकेट रहता है बिल्कुल बंद रहता है, उसमें चिप्स रखी होती, चिप्स अंदर रखी होती हैं, और उस चिप्स के पैकेट में क्या, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस इसमें जो क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। इससे होता यह है कि खाना कब खराब होता, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता। अब ये जो पैकेट है वो चार तरफ से बंद है, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर आ नहीं सकती, तो ये जो खाना है वो अधिक लंबे समय तक चलता है। यही कारण रहता है कि जो चिप्स की पैकेट है वो कभी एक दो दो साल या चार चार साल तक वो चिप्स की पैकेट में जो चिप्स रहती है वो सही सलामत रहती है, यानी वो खराब नहीं होती। और इसी चिप्स की पैकेट को आप निकाल के बाहर छोड़ दो, अब इसमें क्या होगा, जब बाहर छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, और ये चिप्स जो है वो खराब हो जाएगी, यानी खाना जो है आपका वो खराब हो जाएगा। तो हमें जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देना। तो विकृत गंधिका को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, या तो प्रति ऑक्सीकारक यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसका उपयोग करें, जैसे हमने नाइट्रोजन का उपयोग किया जिसमें ऑक्सीजन नहीं थी। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, हमने ऐसा बर्तन लिया जिसमें कि जो चारों तरफ से बिल्कुल पैक हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जा नहीं सकती अंदर, उसमें ही हमारा खाना कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करें, कि हमने नाइट्रोजन गैस का उपयोग देखा है कहाँ पर होता है। शीतलन द्वारा जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, जैसे कि फ्रिज, फ्रिज में आप जो है खाना को रखते हो, तो वहां पे जो ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन किस में हो जाती है, वहां पे जो टेम्परेचर रहता है बहुत कम रहता है, जिस वजह से वो क्या इसके साथ क्रिया नहीं कर पाती खाने के साथ, इसकी वजह से खाना कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है।
आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबाया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में के रंग में क्या परिवर्तन होता है। हमने इसमें देखा था ये किसकी लोहे को जब हमने किसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया था तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, ये थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, कॉपर जो है वो अलग हो जाता है और कॉपर सल्फेट की जगह क्या उसमें आ जाता है, आयरन आ जाता है। तो कॉपर उसकी कीलों पे लग जाता है। तो पहले जो विलयन था वो कैसा था, नीला, पहले विलयन नीला रहता है। उसके बाद जब कॉपर अलग होता है तो नीले से वो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। अब इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना, बर्फ जो है उष्मा मिलेगी इसको तो ये पिघल जाएगी, पिघल के क्या बनाएगी, पानी बनाएगी। पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं। और जब कोई इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। इस बर्फ को क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है। अब ये ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, बस बर्फ जो है ऊष्मा को ग्रहण कर रही है, उससे क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को ग्रहण किया जाए वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अभिकारक प्लस ऊष्मा। कौन सी कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कौन सी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और अगर हो क्या, उत्पाद प्लस ऊष्मा, यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा मिले तो वो हमारी कौन सी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये बर्फ से पानी यानी अवस्था बदल रही है, तो ये कौन सी है हमारी, भौतिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि हम पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हैं। अब दूसरी देखिए, दूसरे में क्या अंतर है, दूसरे में जो है दूध से दही बन रहा है, दूध से दही, और दही से हम दूध बना नहीं सकते दोबारा। तो ये कौन सी हो गई, ये रासायनिक हो गई, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और ये हो गई भौतिक। साथ ही साथ ये कौन सी थी, ऊष्मा शोषी थी। अशोषण को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी क्यों, शोषण में हमने क्या देखा था, शोषण की अभिक्रिया में कि उत्पाद, उत्पाद हमारा क्या बन रहा था, उत्पाद बन रहा था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो शरीर बाहर फेंक देता है, जल को जो है वो ग्रहण कर लेता है और उसके साथ क्या ऊष्मा बनती है। यानी उत्पाद में हमारा क्या क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और ये हम पहले मतलब अभी देखा था ना पहले इसी लेक्चर में। उसके बाद ऊष्मा क्या रहती है, इसमें बाहर निकलती है, जो कहाँ जाती है, कोशिकाओं के पास जाती है, जिससे कोशिकाएं काम करती है। यानी उत्पाद प्लस ऊष्मा बन रहा है इसमें, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, शोषण अभिक्रिया। वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। देखो ये भी हमने देखा था, जब कोई धातु जैसे क्या थे हमारा आयरन और ये है कॉपर, अब ये क्या होंगी जब वायु के संपर्क में आती है तो आयरन में तो क्या लगती है, जंग लग जाती है, जंग लग के इसकी ऊपरी परत खराब हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही जो कॉपर के साथ होता है, कॉपर जब वायु के संपर्क में आता है तो इसकी जो ऊपरी परत है वो क्या क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और जो चमक होती है, जो बर्तन में जो चमक होती है वो किसकी किसकी वजह से आती है, जो ऊपरी परत अगर साफ हो, खराब ना हो तो चमक आती है ऊपरी परत की वजह से। अब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है जैसे कॉपर, तो उसकी ऊपरी परत जो है वो खराब हो जाती है और कॉपर किसके साथ ऑक्सीजन वो कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, जिसमें जिससे ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है कॉपर में। तो ये इसकी जो चमक है वो चली जाती है। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, हमने ये इसलिए भरी थी क्योंकि अगर हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस नहीं भरते तो उसमें क्या ऑक्सीजन रह जाती, ऑक्सीजन रह जाती तो ऑक्सीजन किसके साथ क्रिया करती, चिप्स के साथ क्रिया करती, जिससे चिप्स कैसी, चिप्स खराब हो जाती। तो ये आप लिख सकते हो। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप इनके आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। अब इसका आंसर देखिए, ये क्या है, ये है सिल्वर क्लोराइड, है ना, ये सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को उसने पूछा गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भरते हैं। अब ये इसलिए भरते हैं भाई, ये है बोतल, है ना, ये क्या है, बोतल। बोतल का रंग कैसा हो, अगर काला, तो काला रंग जो है जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, तो जब सूर्य का प्रकाश जो है इस पे पड़ेगा, तो ये किसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिल्वर क्लोराइड के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर सूर्य के प्रकाश ने सिल्वर क्लोराइड के साथ कांटेक्ट कर लिया तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो हमें इससे इससे बचाना है, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे बोतल में बंद कर देते हैं। और अब क्या है, काले रंग ऐसे, अगर बोतल पारदर्शी है, मैं बार बार, बोतल क्या है, पारदर्शी है, अगर इसमें काले रंग का नहीं होता तो ये प्रकाश जो है सीधा कहाँ निकल जाता, बोतल के अंदर निकल जाता और किसके साथ क्रिया कर लेता, सिल्वर क्लोराइड के साथ क्रिया कर लेता। लेकिन इसका रंग जो है कैसा है, काला है, काला है, तो अब जो प्रकाश जो है इस बोतल के अंदर नहीं जाएगा और इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है, इसलिए हम गहरे काले रंग की बोतल में भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि इसका क्या ना हो जाए, वियोजन, प्रकाशीय वियोजन ना हो जाए। अब दूसरा क्या है, द्वि विस्थापन का एक उदाहरण जो कि हम पढ़ चुके हैं, आप इसका उदाहरण दे सकते हो। द्वि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, जिसमें आयनों का क्या हो, आयनों के आदान प्रदान से जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके नीचे एक अभिक्रिया लिखी हुई है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए। अब यहाँ से अब देखिए, इसे लिख दूं ए, इसे लिख दूं बी, तो क्या बन रहा है, सी बन रहा है ना। दो क्या है हमारे पास, अभिकारक, उनसे क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लो हो गया संयोजन अभिक्रिया। तो हमने क्या क्या देख लिया, हाँ, वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन में चमक क्यों चली जाती है, हमने ये देखा था, क्योंकि कॉपर जो है वायु से संपर्क करेगा तो कॉपर में उच्चयन हो जाएगा वायु का, जिससे उसकी ऊपरी परत जो है खराब हो जाएगी और चमक जो रहती है ऊपरी परत में रहती है, इस कारण इसकी चमक जो है चली जाती है। ये उसी की तरह ना, जैसे लोहा जो वायु के साथ क्रिया करता है तो उससे कि उसमें जंग लग जाती है। ऐसे आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि अगर उसमें नाइट्रोजन गैस को नहीं भरेंगे तो उसमें कुछ वायु ऑक्सीजन रह जाएगी और वो किसके साथ क्रिया कर लेगी, चिप्स के साथ। जैसे ये पैकेट है, इसमें मैंने चिप्स भर दी और इसमें नाइट्रोजन गैस ना भरूं तो इसमें कुछ ना कुछ वायु की ऑक्सीजन रह जाएगी ना इसमें। तो वो हम इसमें नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि जितनी भी जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाए, तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहेगी। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो ये चिप्स के साथ क्रिया कर लेगी, क्रिया कर लेगी तो चिप्स जो है वो खराब हो जाएंगे। सिल्वर क्लोराइड को गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करता है और ये जो सिल्वर क्लोराइड इसके साथ क्रिया करके ये वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है। सिल्वर एजी और सीएल में टूट जाता है। तो हम इसमें जो गहरे काले रंग की एक बोतल लेंगे, उसमें काला रंग, गहरा काला रंग रहेगा तो सूर्य का प्रकाश जो है इसके आर पार नहीं जा पाएगा, तो इसमें जो अंदर जो सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है उसके साथ क्रिया नहीं हो पाएगी सूर्य के प्रकाश की, तो क्या होगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा और ये टूटेगा नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये आप दे सकते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, जहां पे आयनों का आदान प्रदान होता हो। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमने देखा था ए प्लस बी इक्वल टू सी हो रहा था, यहाँ पे यानी क्या हो रहा है, दो अभिकारक से क्या बन रहा है, एक बन रहा है उत्पाद। ये कौन सी, संयोजन हो रहा है अभिकारक में, तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। गर्मियों में दूध को कक्ष ताप पर रखने पर क्या होता है, दूध जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से दूध का जो गंध है वो कैसी खट्टी हो जाएगी और दूध भी कैसा हो जाएगा, खट्टा, यानी दूध क्या कैसा हो जाएगा, दही बनने लगेगा। इस कारण, हाँ, तो मतलब दही बनने लगेगा, इस बार इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये अगर आपने इसको समझा हुआ है तो आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या है, क्या होता है जब बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करता है, ये भी हमने देखा था। जब बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है तो क्या होता है, जो बुझा हुआ चूना मिलता है हमें, और साथ में हमें क्या मिलती है, ऊष्मा, यानी ये उत्पाद प्लस ऊष्मा वाला बन गया, उत्पाद और ऊष्मा। उत्पाद और ऊष्मा में क्या होता है, जब उत्पाद प्लस ऊष्मा हो यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रही हो, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो क्या होता है, जब बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया होती है, जिससे ऊष्मा निकलती है, जिससे जिस पात्र में वो चूना रखा हुआ होता है जिसमें यह अभिक्रिया हो रही होती है, वो पात्र कैसा होता है, गर्म हो जाता है। और इसके साथ हम उसकी वो जो सूत्र वो है अभिक्रिया वो लिख सकते हैं, जिसमें हमें बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा और ऊष्मा मिलेगी। अब देखिए कुछ लघु क्वेश्चन है, देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, क्या एक संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखकर लिखिए जो कैसा हो, ऊष्मा-क्षेपी हो, ऊष्मा-क्षेपी हो। संयोजन अभिक्रिया मतलब ये है, क्या होगा, दो अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे। एक संयोजन अभिक्रिया का हमें उदाहरण लिखना है जो कैसी हो, ऊष्मा-क्षेपी हो। ऊष्मा-क्षेपी का क्या मतलब है, यानी इस उत्पाद के साथ ऊष्मा जो है बाहर निकल रही होगी। अब ये मत कहने लगना कि एकल उत्पाद में सिर्फ एक उत्पाद चाहिए था, यहाँ पे ऊष्मा हो गई तो यहाँ पे दो हो गए। देखो उत्पाद की बात अलग है, तो ऊष्मा है उसको केस में उत्पाद में नहीं गिनते हैं। उत्पाद में कोई ना कोई पदार्थ बनेगा, ये क्या है, ये ऊष्मा निकल रही है। तो हमें एक ऐसी अभिक्रिया का इसमें यहाँ वो लिखना है जिसमें एकल उत्पाद के साथ क्या निकल रही हो, ऊष्मा निकल रही हो। ऊष्मा निकल जाएगी तो ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसमें ये लिखना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आप ये वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना मिलता है, साथ में इसमें क्या निकलती है, तो ये जो है दो अभिकारक मिले, दो से बना क्या, एक उत्पाद, और साथ में क्या मिली, ऊष्मा। तो ये दो से एक उत्पाद बना, तो ये तो हो गई अपनी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। साथ में ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्मा-क्षेपी अभिक्रिया हो गई। ये वाला इसमें हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। इसमें हम लिख सकते हैं ना, वियोजन अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हमने बहुत से देखे हैं, कौन कौन से, ऊष्मीय वियोजन, उसके बाद प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। इसमें से आप कोई भी एक यहाँ पे लिख सकते हैं। किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, नियम को परिभाषित करें। तो नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण की वजह से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान को बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। और एक दूसरा क्वेश्चन ये, उदाहरण दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस जो है उत्सर्जित हो रही है। जैसे ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, ऐसे इसमें क्या होगा, गैस निकलेगी। तो हमें एक ऐसी अभिक्रिया का यहाँ पे देना है उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता हो, इसमें हम वो लिख सकते हैं किसका, जो आयरन का हमने किसमें जो लोहे की कीलें डाली थी, किसमें, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डाली थी, जिससे क्या है, कॉपर का विस्थापन हो गया था। विस्थापन अभिक्रिया हम जिससे हमने देखा, उसमें क्या हुआ था, नीले रंग, पहले नीले रंग का था और अभिक्रिया होने के बाद जो विलयन का रंग कैसा हो गया था, हरा हो गया था। इसमें हम उसको लिखेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, इसमें मैं बता, देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित हो रही हो, इसमें हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश के साथ अपघटित होता है या वियोजित होता है तो क्या होगा, सिल्वर अलग होगा और क्लोरीन यहाँ पे अलग होगा। ये पहले पूरा क्या था, सॉलिड से पहले एक तो सॉलिड मिल गया उत्पाद में और एक क्या मिला, एक गैस, यानी गैस क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई।
तो ये हम उसमें लिख सकते हैं। और ये हम उसमें लिखेंगे जिसमें विलेन का जो है रंग चेंज होता है। इसमें पहले यहाँ पे लिख देंगे इसका रंग कैसा था, नीला, यहाँ पे लिख देंगे नीला, इसके लिख देंगे रंग हरा। बस इतना सा करना है। फिर क्वेश्चन विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता को रोकने के 2 उपाय। तो विकृत गंधिता हमने पढ़ा हुआ क्या है, जब किसी खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थों को हम कमरे के ताप पर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं जिससे कि उनकी गंध परिवर्तित होती है और स्वाद परिवर्तित हो जाता है ना। तो वो खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाता है। वो क्या विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है, किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हो रहा है, तो ऑक्सीजन को संपर्क में मत आने दो। यानी क्या करेंगे हम ये कर सकते हैं प्रति ऑक्सीकारक, यानी जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसका उपयोग करो, या हम ऑक्सीजन की जगह किसका नाइट्रोजन का उपयोग करें, या फिर वायुरोधी बर्तन का उपयोग करें, या शीतलन द्वारा यानी फ्रिज, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ पे वो क्रिया नहीं कर पाते इतने कम टेम्परेचर में, तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस अभिक्रिया से क्या अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझिए। रेड क्रॉस अभिक्रिया क्या है, जिसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, वो कौन सी कहलाएगी, रेड क्रॉस अभिक्रिया कहलाएगी। इसके लिए वो जो थी अभिक्रिया उसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। जल में विद्युत अपघटन में ये वो वाला है जिसमें हमने जल विद्युत अपघटन किया था। विद्युत अपघटन किसका किया था, पानी का विद्युत अपघटन किया था, जिसमें हमें क्या क्या मिला था, जिससे हमें मिला था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो कैथोड पे क्या था और एनोड पे एकत्रित गैस। कैथोड एनोड जो 2 सिरे रहते हैं, 2 सिरे किसके, जो बैटरी से लगे हुए थे। तो कैथोड पे था हमारा, कैथोड पे होगा ऑक्सीजन और इस पे होगा एनोड पे हाइड्रोजन, इस पे ऑक्सीजन इस पे हाइड्रोजन। एक प्रश्नावली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, दोगुनी क्यों है इसमें लिख सकते हैं ना, क्योंकि पानी में जो है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु काम करता है, तो हाइड्रोजन की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन की कम होगी। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, पहले में ए किसमें टूट रहा है, बी सी। क्या हो रहा है, एक अभिकारक जो है वो टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बना रहा है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, टूट रही है ना, तो कौन सी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन। तो पहली अभिक्रिया जो है इन्हें देख के हमें बताना था इसमें कौन सी अभिक्रिया, तो पहली कौन सी है, ये वियोजन। इसमें क्या हो रहा है, 2 अभिकारक मिल रहा है यहाँ पे और एक एकल उत्पाद बना रहे हैं, क्या हो गई, संयोजन। इसमें क्या हो रहा है, तीसरी को अगर ध्यान से देखो तो पहले ये क्या था, विलयन था, CuCl2। इसमें क्या हुआ, कॉपर जो है अलग हो गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, लेड, Pb आ गया। ये ऐसा किसमें होता है, विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था ना, आयरन के साथ पढ़ा था हमने, तो ये भी वैसा ही है। इसमें क्या हो गया, विस्थापन हो गया किसका, कॉपर का, कॉपर की जगह कौन आ गया, लेड, Pb आ गया। ठीक है, ऐसी ये देखो इसमें क्या हो रहा है, चौथी में रहा है एक अभिकारक है टूटकर 3 बना दिए क्या, उत्पाद, कौन सी अभिक्रिया हो गई, टूटने के लिए वियोजन। इसमें देखो ये तो हमने पहले भी ये देखा हुआ है, कहाँ पे, इसमें आयनों के द्वारा क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, ये किसमें होता है, द्विविभाजन अभिक्रिया में। आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया हो वो द्विविभाजन अभिक्रिया होती है, तो 5वां द्विविभाजन में आ जाएगी।